महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। फोन की घंटी बज उठी। हेलो हेलो वज्रनाथ जी। हाँ बोल रहा हूँ। वज्रनाथ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे मुझे बस लगता है आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मदद करिए ना। आप कौन हैं और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? देखिए, मैं सरगुजा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। असल में हम लोग पहले शहर में ही थे। मेरे पति सरकारी डॉक्टर हैं। उनका अचानक यहाँ पोस्टिंग हुआ। यहाँ आकर हमने देखा यहाँ की हालत तो बहुत बिछड़ी हुई सी थी। यहाँ पर डॉक्टरों के क्वार्टर्स भी ठीक ठाक नहीं थे। गवर्नमेंट से आदेश निकलवा कर हम उसे अभी ठीक करवा रहे हैं। उसके लिए कुछ दिनों के लिए हमें घर में रहना पड़ा। ये घर बहुत पुराना सा है। लोग कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का है। अपने बेटे को मैंने अभी शहर में ही रखा हुआ है। बहुत जल्दी उसे यहाँ ले आऊंगी। अभी अचानक एक टीवी प्रोग्राम देख रही थी आपका, जिसमें आप कुछ वक्तव्य दे रहे थे। वहीं से आपका मोबाइल नंबर मिला। वैसे परेशानी क्या है आपको? देखिए मैं बेहद परेशान हूँ और मुझे लगता है मेरी जान को भी खतरा है यहाँ। ओ, कोई पारलौकिक कुछ है? जी हाँ, असल में अगर आपके पास समय हो तो शुरू से बता दी। हाँ बिल्कुल बताइए। असल में हम लोग जब यहाँ आए सब कुछ ठीक ठाक ही था। मेरे पति सवेरे काम पे निकल जाते, फिर एक यहीं की आदिवासी लड़की आकर घर का काम करती। दोपहर भर में अकेले ही रहती, खा पी कर आराम करती। फिर शाम को वो भी आ जाती। रात में मेरे पति आ जाते। एक दिन दोपहर को मैं सो रही थी। अचानक बहुत अनईजी सा फील हुआ। वो आँख खोलकर देखा तो फैन बंद था। शायद लोड शेडिंग थी। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। मैं घबराकर उठने की कोशिश करी। तभी अचानक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी चीज मेरी छाती के ऊपर बैठी हुई है, मगर कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने अपनी छाती के ऊपर से हाथ फेरा तो मुझे सच में महसूस हुआ जैसे कुछ है। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर तभी अचानक फैन आ गया और उस चिपचिपी गर्मी के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिली तो मैंने झटके से उठने की कोशिश की और महसूस किया सच में कोई चीज जमीन पर गिरी, जैसे वो मेरे ऊपर ही रखी हुई थी। मैं इस चीज से बहुत घबरा गई थी। शाम को मेरे पति आए। मैंने उन्हें बताया तो वो बोले शायद स्लिप पैरालिसिस है, एक सामान्य सी बात है, हो जाता है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दिए। मैं उन्हें खाकर सो गई। रात तो आराम से बीत गई, मगर अगले दिन दोपहर से फिर वही परेशानी। मैं यहाँ आईने के पास खड़े होकर अपने बाल कोर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे आईने में मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पीछे कोई है। हालांकि आईने में प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, मगर मुझे अपनी गर्दन पर गरम गरम सांसों का एहसास हो रहा था। मैं डरते डरते पलटी, पर पीछे कोई भी नहीं था। आईने में भी कोई नहीं था।
अचानक कमरे में जैसे किसी बच्ची के द्वारा कोई राइम गाया जाने लगा। हालांकि उस वक्त मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। वो काम करने वाली बाई भी नहीं आई थी। और हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहां पर कोई बच्चा शायद ही अंग्रेजी का इतना ज्ञान रखता है। हाँ, वो राइम अंग्रेजी में थी। मैं इन सब से बेहद डर गई थी। मैंने अपने पति को बताया, मगर उन्होंने नई जगह की वजह से मेरा मेंटल प्रॉब्लम कहा और मुझे और भी कुछ दवाइयां दी। उसी शाम में आपका नंबर पाई। मैंने सोचा था आपको कॉल करूंगी, मगर उस रात की उस भयानक घटना का मुझे सामना करना था। उस दिन मेरे पति रात को घर नहीं लौटने वाले थे। उन्होंने कहा था वो नहीं आएंगे। अक्सर ऐसा होता है, कोई क्रिटिकल केस हो तो वो नहीं आते हैं। मैं रात में घर में अकेले ही रहती हूँ, कोई परेशानी नहीं। पर उस दिन न जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा था। मैं किसी तरह से कमरे की सारी लाइट जलाकर बिस्तर में सोने गई। चारों ओर उजाला होने से मुझे डर थोड़ा कम ही लग रहा था। कब गहरी नींद में चली गई पता नहीं चल पाया। अचानक मेरी आंख खुली। चारों ओर घना अंधेरा था, गर्मी भी लग रही थी। समझ में आया फिर शायद लोड शेडिंग है। तभी मैंने पाया मेरे पास बेड में चादर ओढ़ के शायद मेरे पति सो रहे थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखा तो हाँ, मुझे लगा शायद उनको बुखार आ गया हो। इतनी मेहनत करते हैं और अभी सीजन भी तो चेंज हो रहा है। रात में मुझे न जगाकर चुपचाप वो आकर शायद लेट गए हैं और ठंड लगने की वजह से उन्होंने ही लाइट और पंखे बंद कर दिए। यही सोचकर मैंने उनके चेहरे से चादर हटाकर पूछना चाहा कि क्या बात है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जो कुछ भी देखा वो मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में जैसे ही मैंने चादर हटाया, चादर के अंदर से एक छोटी बच्ची का चेहरा था। वो एकटक मेरी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में भी साधारण नहीं थी। आंखों में पुतली कहकर कुछ भी नहीं था। पूरी आंख सफेद सी थी। इसे देखकर मैं डर के मारे चीख उठी और अपना होशोहवास खो बैठी। आंख खुली तो मेरे पति बहुत व्यग्र होकर मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने सारी बात उन्हें बता दी। वो बहुत चिंतित हो गए। उनकी नजरों में ये सब मेरी किसी मानसिक परेशानी के कारण है। वो मुझे शहर के बड़े मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, शहर के बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिलवाने। पर मैं जानती हूँ ये सब मेरी मानसिक दशा की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ भुगता है। मुझे लगता है आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाली हैं। मुझे आना होगा। ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से कह रहा हूं आपसे आपका पूरा एड्रेस ले लेगा। मैं कल परसों में ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। ट्रेन सर पर दौड़ती चली जा रही थी। वज्रनाथ मन ही मन सोच रहे थे,
आखिर आखिर ये सब क्या हो रहा है उस महिला के साथ? जैसी परिस्थितियां हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि कोई पारलौकिक आत्मा उसके पास आ गई है, पर अचानक ऐसा तो कुछ होता नहीं है। महिला ने अपनी एक फोटो और पूरा एड्रेस उन्हें व्हाट्सएप किया हुआ था। ट्रेन स्टेशन पर लगते ही वो उतरकर उस महिला की तलाश करने लगे। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आया। आप कहीं वज्रनाथ जी तो नहीं है? हाँ, हूँ तो मैं, मगर आप? मैं ललित सेन। अब नलिनी मेरी पत्नी, उसने ही आपसे बात की है। ओह, वो तो मुझे लेने आने वाली थी, वो नहीं आई। असली में वो इस हालत में नहीं है कि आपको रिसीव कर सकती, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक मेरी पत्नी की मानसिक दशा बिगड़ने लगी और कल रात को पता नहीं उसने क्या देखा। उसके बाद जो बेहोश हुई तो अभी तक होश में नहीं आई है। एक तरह से कोमा की स्थिति में चली गई है। क्या क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए। ललित वज्रनाथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि नलिनी को आईसीयू में रखा गया था। बाहर से ही खड़े होकर वज्रनाथ ने परिस्थिति को भांपने की कोशिश की और अचानक वो बोल पड़े। ललित जी, मुझे जल्दी से वहां ले चलिए जहां आप लोग रहते हैं। मुझे लगता है हमारे हाथ में समय बहुत कम है। दोनों दौड़ पड़े उस घर की तरफ। घर में पहुंचकर वज्रनाथ को कुछ भी असामान्य सा नहीं लगा। मतलब घर में कोई परेशानी नहीं है। फिर वो घूम घूम कर घर के कमरों को देखने लगे। कमरों में भी सामान्य परिवार के लिए जो सामान असबाब होते हैं वही रखे थे, और वहां पर भी कोई असाधारण बात नहीं लग रही थी। अपितु एक अजीब सा भारीपन था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा घर घूमने के बाद बरामदे में सोफे पर बैठकर वो बोले, यहां ज्यादा सामान नहीं दिखता है। आप लोग अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं? नहीं, असली में हम लोग को यहाँ रहना भी नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स क्वार्टर है, वहीं हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ है। हमारा सामान तो शहर में ही हमारे पुराने घर में पड़ा हुआ है। ओ, तो थोड़ा सामान लेकर ही आप यहाँ आए हैं? नहीं, ये सामान हमारा नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी, असल में हम लोग जब यहाँ आए तो पहले से ये सामान यहाँ पड़े हुए थे। तब लगा जब सब कुछ है तो फिर सामान क्यों लाना, इसलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं। ओ, तो फिर मुझे ये बताइए कि आप लोग जब यहाँ आए तो यहाँ पड़े सामानों में से कुछ बदलाव तो नहीं हुआ? मुझे जहाँ तक याद है कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बस घर की साफ सफाई थोड़ी की गई है उस दौरान, और बाकी पुराने बेडशीट वगैरह बदले हैं। वो सभी बेड के नीचे ही पड़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। वज्रनाथ ने सब कुछ का निरीक्षण किया, मगर फिर उन्हें असफलता ही मिली। अच्छा, आप जरा अच्छे से सोच कर बताइए, कोई ऐसी चीज कुछ जो जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, एक घटना हुई है। क्या? यहां पर एक पुराना आईना है, ड्रेसिंग टेबल जैसा, बहुत सुंदर। हम लोग जब यहां आए तो उस पर काला कपड़ा ढका हुआ था। नलिनी उस कपड़े को हटा रही थी कि अचानक आईना लड़खड़ा गया और सामने की दीवार से टकरा गया। इससे उसमें एक छोटा सा चटकने का दाग पड़ गया और उसी से नलिनी का हाथ भी कट गया था। बस, और तो कुछ खास नहीं।
ओह, कहाँ है वो आईना? आइए इस कमरे में। आईने के सामने पहुंचकर वरनाथ अत्यंत गंभीर हो गए। नलिनी के हाथ से खून इस आईने पर लगा था? जी हाँ। देखिए ललित जी, मैंने जैसा पहले कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे समझ में आ गया है क्या करना है। आपकी पत्नी को मैं बचा सकता हूं, मगर इसके लिए हमें बहुत जल्द काम करना होगा। क्या मतलब क्या है आपका? देखिए, आपका विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से हमारा विज्ञान शुरू होता है, और मैं उसी विज्ञान के तहत आपको बता रहा हूं। आप कहीं भूत प्रेत से संबंधित कोई बात तो नहीं कहना चाहते? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तो क्या अपनी पत्नी की जान बचाने में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है। और फिर आप ही बताइए, क्या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें स्लिप पैरालिसिस का आदमी कोमा में जा सकता है? या फिर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ कोई इंसान अचानक कोमा में जा सकता है? नहीं। देखिए, इस वक्त आपकी पत्नी की आत्मा उसके शरीर में नहीं है, और जिसे आप कोमा कह रहे हैं वो वास्तव में एक दूसरी आत्मा द्वारा उसके शरीर को अपने वश में लेने की प्रक्रिया हो रही है। मेडिकल साइंस में इसका कोई भी इलाज नहीं होगा। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पर मुझ पर विश्वास रखिए, आपकी पत्नी को सिर्फ इसी तरीके से बचाया जा सकता है। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उन्हें पूरा करिए। कल रात को अमावस्या है। मुझे कल ही जो करना है करना होगा। अगली सुबह से ही वज्रनाथ काम पर लग गए। दोपहर होते होते घर के बरामदे के सारे सामान हटा दिए गए। वहां पर उन्होंने सिंदूर से एक बड़ा सा गोला खींचा। इसके बाद सामने पूजा की सामग्री इत्यादि रखी गई। एक सफेद से कपड़े से ढके थाल में कुछ था, क्या था पता नहीं। 2 छोटे और सिंदूर के गोले बनाए गए और एक बड़ा सा चावल का गोला। इसके बाद वज्रनाथ बोले, अब सबसे मुख्य प्रक्रिया, आपकी पत्नी को घर लाना होगा। व्हाट नॉनसेंस! आप क्या सब कर रहे हैं? और मेरी पत्नी को यहां लाकर मैं उसकी जान पर... देखिए, आपको मुझ पर विश्वास है ना, तो जैसा मैं कहता हूं ऐसा करिए, वरना विज्ञान भी आपकी पत्नी को नहीं बचा सकेगा, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये सब आप कर क्या रहे हैं? और मेरी पत्नी पर हुआ क्या है? देखिए, आप डॉक्टर हैं, मगर जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं उसे अपनी डॉक्टरी को एक तरफ रख कर सुनिए। इस दुनिया में हमारे और मृत लोगों के बीच एक खाली स्थान होता है। मरने के बाद हमारी आत्मा उस खाली स्थान से होते हुए उस लोक को चली जाती है जहां पर धर्म के अनुसार उनका न्याय होता है। मगर कभी कभी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों की वजह से उस पार नहीं जा पाती हैं और उस खाली स्थान में ही रुक जाती हैं, जिन्हें हम भटकती आत्माएं कहते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे द्वार हैं जिनसे वो भटकती आत्माएं हमारी दुनिया में वापस आने की कोशिश करती हैं, और इन्हीं में से एक द्वार है आईना। आईना, आपका मतलब है वो मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं? जी हां, वो अंधेरे का सबसे बड़ा साधन है। और आपके घर में जो आईना है वो भी ऐसा ही कुछ था। वैसे भी
आपने बताया था ये घर अंग्रेजों के जमाने का है। मतलब इतने सालों से वो द्वार आपके घर में ही रखा, और मुझे लगता है इसके पुराने मालिक उसकी प्रकृति को जानते थे, इसीलिए उसे काले कपड़े से ढककर रखा गया था। देखिए जो मैं कह रहा हूं वो विज्ञान सम्मत भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें आईने के जरिए आत्मा इस दुनिया में आने की कोशिश करती। पुराने जमाने में हमारे बड़े बूढ़े जब घर में किसी की मौत होती थी तो सभी आईनों को ढक देते थे। कहा जाता है आईने में मृत की आत्मा फंसकर रह जाती है। फिर यह भी सोचिए क्यों हमारे बूढ़े बूढ़े रात में आईना देखने मना करते हैं। अमेरिका में एक ऐसा आईना है जिसे आपके विज्ञान ने भी हॉन्टेड मिरर कहा है। कहा जाता है उसमें एक महिला की आत्मा कैद है। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं मिलती हैं। और ब्लडी मैरी की कहानी तो आपने भी सुनी होगी। अंधेरे में आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर अगर 3 बार उसका नाम लिया जाए तो वो सामने आ जाती है। और आपकी पत्नी भी इस वक्त ऐसी ही एक आईने का शिकार है। आपने बताया था वो आईना दीवार से टकराकर चटक गया था। पुराने जमाने से हमारे बड़े बूढ़े यही कहते आए हैं कि टूटे आईने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे आईनों को उस खालिस्तान में भटकती हुई आत्माओं को इस दुनिया में आने का रास्ता कहा गया है। और आपकी पत्नी से यही गलती हो गई और आप लोगों ने उस आईने को अपने घर में रख लिया और उसके जरिए कोई ना कोई आत्मा इस घर में आ गई। अभी भी मुझे यह समझ में नहीं आया कि अगर वो आत्मा इस घर में आई तो सिर्फ मेरी पत्नी ही क्यों, मैं भी तो यहां रखता हूं। मुझ पर कुछ क्यों नहीं हुआ। एक बात समझ लो ललित साहब, इस दुनिया में ना सबसे मजबूत बंधन रक्त बंधन होता है, खून का रिश्ता। जहां खून आ जाता है ना वहां पर वो रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते। इसीलिए मां और बच्चे का संबंध सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि मां बच्चे के शरीर में अपना खून प्रवाहित करती। पिता से बच्चा उतना जुड़ा नहीं होता है जितना मां से। फिर अब जुड़वा बच्चों की बात आपसे करूं मैं, आप तो खुद डॉक्टर हैं। जुड़वा बच्चों में रक्त बंधन की वजह से कैसे कैसे संबंध होते हैं आप खुद जानते हैं। वो सब ठीक है, मगर इसमें नलिनी का आपने खुद बताया था, नलिनी के हाथ उस कांच से कट गया था और उसमें खून लगा था। तो वो जो भी आत्मा इस घर में आई है उसके साथ नलिनी का रक्त बंधन हो चुका है और इसीलिए वो नलिनी के शरीर पर अपना अधिकार करना चाहती है और जल्द से जल्द हमें उसे रोकना होगा, बस आज की रात। उसके बाद शायद ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। नलिनी के शरीर को घर में लाया गया। बड़े सिंदूर के गोले के बीचों बीच उसे वज्रनाथ ने रखवा दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से ललित की तरफ मुड़े और बोले, एक बात याद रखिएगा ललित बाबू, आप आगे बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जिसके बारे में आपने न कभी सोचा है न कभी सोच सकते हैं। आपको आपकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी, वो आपको भ्रमित करके अपने आप को बचाने की मदद की गुहार भी लगाएगी। मगर एक बात अच्छी तरह से अपनी दिमाग में डाल लीजिए, आपको किसी भी हाल में उस सिंदूर के गोले से बाहर नहीं आना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं ना तो आपको बचा पाऊंगा ना आपकी पत्नी को। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठा लीजिए। इसके बाद वज्रनाथ नलिनी के कोमाग्रस्त शरीर के पास पहुंचे और अपने हाथों में एक रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्रों का जाप करने लगे और फिर उसे नलिनी के शरीर पर छुआ दिया।
छुआते ही साथ जैसे पूरा कमरा कांप उठा नलिनी की भयानक चीख से। नलिनी के शरीर ने आंखें खोल दी थी, मगर देखकर समझ में आ रहा था वो अब नलिनी का शरीर नहीं था। उसकी वो लाल लाल भयानक आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तुरंत ही वज्रनाथ उस गोले से निकलकर दूसरे छोटे गोले के अंदर जा बैठे और फिर मंत्र जाप करने लगे। ओम नरसिंह देवताय नमो नमः, ओम नरसिंह देवताय नमो नमः, ओम नरसिंह देवताय नमो नमः, ओम नरसिंह देवताय नमो नमः। ललित जो कुछ भी देख रहा था वो उसके पिछले 25 सालों के डॉक्टरी कैरियर के लिए एक अनहोनी थी। नलिनी का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ सीधा खड़ा हो रहा। इस वक्त तुझे समझ में आ रहा था कि वो शायद नलिनी नहीं अपितु कोई और है। हवा में लहराते उसके बाल और जमीन से करीब 1 इंच ऊपर खड़ा उसका शरीर ललित के डॉक्टरी दिमाग को सीधा चैलेंज दे रहा था। मंत्र जाप और तेज होने लगा और इसके साथ साथ नलिनी की चीखने चिल्लाने और छटपटाने की बात भी और तेज होने लगी। और तभी एक और असाधारण बात दिखाई दी। नलिनी अचानक एक बिल्ली की तरह कूदते हुए पास की दीवार में चढ़ गई और फिर एक छिपकली की तरह दीवार और छतों पर ऐसे टहलने लगी जैसे सामान्यतः वो किसी जमीन पर टहल रही। ललित का शरीर थर थर कांप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जो कुछ देख रहा है वो सच है या कोई हॉरर फिल्म का दृश्य। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो उसके घर के अंदर था। डर के मारे ललित ने आंखें बंद कर ली। मंत्र जाप उसी तेजी से चल रहा था। तभी अचानक ललित को सांसों की आवाज आने लगी। क्या हो रहा है देखने के लिए उसने जैसे ही आंखें खोली उसका शरीर फिर से थर-थर कांप उठा। सीलिंग फैन से नलिनी इस वक्त उल्टा लटकी हुई थी और उसका चेहरा ठीक ललित के चेहरे के सामने उल्टा लटक रहा था। ललित मुझे बचा लो ललित, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो ललित प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बचाओ। ललित समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। उसकी पत्नी दर्द से कराहती हुई उसके सामने थी, मगर जिस हालत में थी उसमें अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम उमड़ने लगा था। वो अपना हाथ धीरे धीरे नलिनी के चेहरे की ओर बढ़ाने लगा। नलिनी तुम्हें। अचानक उसके हाथों में कुछ जाकर लगा। देखा तो एक बड़ा सा शंख था। वज्रनाथ की तरफ देखने पर उसने पाया वज्रनाथ वैसे ही मंत्र जाप कर रहे थे, मगर नाक की भंगिमा में अपनी उंगलियां हिला रहे थे। और तभी नलिनी के मुंह से एक लंबी सी जीभ निकलने लगी जो धीरे धीरे बढ़ी चली जा रही थी ललित की तरफ। ललित चीख उठा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। पर इससे पहले कि कुछ होता, अचानक नलिनी के मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एकत्रित होता हुआ आईने की तरफ बढ़ने लगा और फिर आईने में प्रविष्ट हो गया और एक लड़की की आकृति उस आईने में दिखने लगी। अगले ही पल नलिनी का शरीर धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा। ललित क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक वज्रनाथ अपने आसन से उठ बैठे और दौड़ कर गए पूजा स्थल की तरफ और वहां पर रखे थाली में से कपड़ा हटा दिया। कपड़े के पीछे
हल्दी से बना नरसिंह देव की एक मूर्ति थी। मूर्ति हाथों में लिया और साथ ही था एक छोटा सा त्रिशूल। त्रिशूल को लेकर वो तेजी से आईने की तरफ दौड़े। आईने में से भयानक चीखने की आवाज आ रही थी। उन्होंने एक निशाने में त्रिशूल आईने पर दे मारा। आईने के कई टुकड़े होकर वो जमीन पर बिखर गया। वज्रनाथ बोले, ललित, अब तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, उसे संभालो। ललित इस वक्त भी थर-थर कांप रहा था। मैं घबराओ मत, अब तुम्हारी पत्नी पूर्णतः भयमुक्त है। अब तुम उसे छू सकते हो। ललित दौड़कर गया और नलिनी को गले से लगा लिया। इधर वज्रनाथ जमीन पर पड़े सारे कांचों के टुकड़ों को एक कपड़े में इकट्ठा कर रहे थे। अब वो उसे ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देने वाले थे। मां गंगा ही है जो ऐसी हतृप्त आत्माओं को भी अपने में समा लेती है। जब स्टेशन पर वो पहुंचे तो ललित और नलिनी दोनों उसे सी अप करने आए थे। नलिनी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आप अगर मेरी पुकार पर यहां नहीं आते तो कैसे नहीं आता? जब मुझे महसूस होता है कि कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो वहां मैं अवश्य पहुंच जाता हूं। ट्रेन से लौटते हुए वज्रनाथ मनी मन अत्यंत प्रसन्न थे। आज एक डॉक्टर के मन में भी वो सनातन धर्म की जोत जला सके थे।